दोस्तों, शील शब्द का मतलब होता है मर्यादा, नैतिकता और सदाचारी आचरण करने का जो भाव होता है उसे कहते हैं शील। और आप सभी जानते हैं कि राज कॉमिक्स के जितने भी सुपर हीरोज़ होते हैं वो कितने मर्यादित होते हैं, किस तरह से नैतिकता, नैतिक मूल्यों से भरा उनका आचरण होता है और किस तरह से उन्होंने अपने आचरण को नैतिकता और मर्यादाओं से बांधा हुआ होता है, जिसके चलते पूरी पृथ्वी पर एक बैलेंस बना रहता है। लेकिन क्या हो अगर इस शील का मान मर्दन हो जाए? क्या हो अगर सारी मर्यादाएं टूट जाए? क्या हो अगर शील भंग हो जाए? तो दोस्तों, आज इसी भाव पर और इसी अगर मगर पर आधारित एक सीरीज़ जिसका नाम है शील भंग, उस पर हम बात करेंगे। इस सीरीज़ का पहला पार्ट ऑलरेडी बाज़ार में आ चुका है। राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता, राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता, दोनों कॉमिक्स पब्लिशिंग हाउसेस ने अपने अपने बैनर तले इसका फर्स्ट पार्ट बाज़ार में उतार दिया है। तीसरे भाई भी पूरी जुगत में लगे हुए हैं कि ये इनके इन प्रकार किस तरह से इस पार्ट को बाज़ार में उतारा जाए। उनके पार्ट का भी हमें इंतज़ार रहेगा कब वो मार्केट में आता है। बट आज फ़िलहाल मैं बात करूँगा राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता द्वारा प्रकाशित फर्स्ट पार्ट अर्ध सत्य की। इसके बारे में बात करूंगा, और वो भी क्यों मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये सवाल उठना लाजमी है कि जब तीन भाई मैदान में हैं तो फिर एक ही भाई की कॉमिक्स क्यों। उसका जवाब मेरे पास सीधे शब्दों में ये है कि एक ही कहानी अगर तीनों भाई लेकर आ रहे हैं तो मेरी पॉकेट अलाउ नहीं कर देगी तीनों भाइयों की कॉमिक्स खरीदूं एक ही कहानी। थोड़ा बहुत छिटपुट डिफरेंसेस होंगे तो दैट्स ओके। दूसरा ये, और सबसे अहम कारण जो है वो ये कि राज कॉमिक्स पर संजय गुप्ता, ये जो कॉमिक्स पब्लिशिंग हाउस है, इसके पास क्रिएटिव्स की एक मुकम्मल टीम है, जो कि मुझे लगता है कि अगर कोई कहानी पास्ट में या करंटली अधबकी भी है या पहले से पढ़ी कहानी है, वो पब्लिश नहीं हो पाई किसी कारणवश, तो उन कहानियों को एक मूर्त रूप देने में सक्षम है। तो इनकी क्रिएटिव टीम में मुझे वो वैरायटी दिखती है। दे हैव आर्टिस्ट हैं उनके पास कलरिस्ट हैं, उनके पास इंकर्स हैं, उनके पास कहानीकार हैं, एक से बढ़कर एक। तो मुझे लगता है कि मैं उन पे अपना भरोसा जता सकता हूँ। तो यही एक कारण है, बाकी और कुछ नहीं। तो आप लोग समझ ही रहे होंगे कि मैं एक भावुक कॉमिक्स प्रेमी होने के साथ साथ थोड़ा सा प्रैक्टिकल आदमी भी हूँ। दोस्तों, मेरा नाम है धीरेन्द्र और आप देख रहे हैं कॉमिक्स एनिमल, और आज हम बात करेंगे अर्ध सत्य की। दोस्तों, सबसे पहले टीम क्रेडिट्स के बारे में बात करेंगे, और ये अर्ध सत्य का टाइटल कवर है जैसे कि आप देख रहे हैं। दिलदीप सिंह जी की पेंसिलिंग है, जगदीश कुमार जी की इंकिंग है और मोइन खान ने इन्हें अपने रंगों से सजाया है। काफ़ी शानदार मालूम पड़ रहा है इसका फ्रंट कवर, और ये बैक कवर है अनुपम सिन्हा जी की पेंसिलिंग में। और अब हम जल्दी से अंदर देखें तो आभार पत्र नज़र आएगा सबसे पहले, और 2 पेजेस के बाद ही इसका क्रेडिट पेज आ जाता है, जहाँ पे लेखक आपको नितिन मिश्रा जी दिखाई पड़ेंगे। चित्रांकन अनुपम सिन्हा जी और दिलदीप सिंह जी द्वारा किया गया है। स्याहीकार जोड़ी है विनोद कुमार और जगदीश कुमार जी की। सुनील दसूरिया जी की रंग सज्जा है, और मंदार गंगेले और गौरव गंगेले, ये गंगेले ब्रदर्स की शब्द सज्जा एवं डिज़ाइन है। पीछे की तरफ आएंगे तो पाएंगे कि ये कॉमिक्स, ये जो सीरीज़ है 3 भागों में विभाजित है। पहला अर्ध सत्य हमारे पास है, फिर असत्य है, और लास्ट कंक्लूडिंग पार्ट आई थिंक शाश्वत सत्य होने वाला है। तो ये इसका लेखा जोखा है। दोस्तों, सुपर हीरोज़ के सुपर एफर्ट से भरी कहानियों में हमने अक्सर ये देखा है कि उनके अंदर की जो मानवीय संवेदनाएं होती हैं वो कहीं खो सी जाती हैं। और मैं इस बात के लिए राइटर्स को भी दोषी नहीं मानता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि उनके ऊपर प्रेशर इतना रहता है इन सुपर हीरोज़ को लार्जर देन लाइफ दिखाने का, कि वो जो छिटपुट एपिसोड्स अगर दिखाना भी चाहें कहीं पर मानवीय संवेदनाओं से भरे हुए, तो वो कहीं गुम से हो जाते हैं। बट बावजूद उसके पास्ट में ऐसे कई एपिसोड्स आइसोलेशन में हमने देखे हैं कि इधर उधर कुछ दिखा दिए गए हैं। फॉर एग्जांपल, नागराज जब किसी भी इतने बड़े बड़े विलेन से भिड़ता है, उसके बावजूद उसको दिखाया गया है कि इन सब के बीच उसका बच्चों के प्रति जो उसकी संवेदनशीलता है, जो उसका प्यार है, वो दिखाया गया है। सिमिलरली विद डोगा, ध्रुव एंड अदर सुपर हीरोज़, ये उनके मानवीय एस्पेक्ट्स उनकी लाइफ के दिखाए गए हैं।
और आज जहां मैं खड़ा हूं और आपसे बात कर रहा हूं जिस कॉमिक्स के विषय में, अर्ध सत्य, इस सीरीज़ में फोकस किया गया है नागराज की मनोस्थिति पर काफ़ी अच्छे तरीके से। यहाँ पे दिखाने की कोशिश की गई है नागराज की मनोस्थिति जो कि फ़िलहाल ठीक नहीं है। नागराज को यहाँ पर एक गहरे अवसाद में दिखाया गया है। ही इज़ हेविली गिल्ट रिडन, वो एक डिप्रेशन में है और अपने आप को उससे सोसाइटी से अलग करा हुआ है। आई थिंक उसके डिप्रेशन की वजह कोलेटरल डैमेज है। हम सभी जानते हैं कि कोलेटरल डैमेज वो शब्द है जो हम यूज़ करते हैं। इट्स अ सॉफ्टवेयर एक्सप्रेशन टू एक्सप्लेन समथिंग बिगर एंड समथिंग वेरी अगली। जब किसी युद्ध में मासूम लोग मारे जाते हैं, जब वो युद्ध किसी बड़े कॉज के लिए लड़ा जाता है लेकिन बलि की भेंट कुछ मासूम लोग भी चढ़ जाते हैं, तो उसको कोलेटरल डैमेज कहा जाता है। तो मुझे लगता है, हालांकि ये स्थिति साफ नहीं करी है कॉमिक्स में, बट थोड़ा सा इशारा किया है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि नागराज की विलेन से भिड़ंत के दौरान कहीं कुछ मासूम जाने भी गई हैं, जिसके चलते नागराज गहरे अवसाद में आ गया है, क्योंकि ही इज़ हेविली ही कंडक्ट्स हिमसेल्फ मॉरली ही इज़ रियली स्ट्रॉन्ग, मर्यादित है, अपने शील को मतलब फॉलो करता है। तो उसको लगा है उसकी वजह से कुछ बेगुनाह जाने गई हैं, तो उसका कसूरवार वो खुद को मान रहा है यहाँ पर, ऐसा मेरा आकलन है। उसी के चलते हुआ बहुत डिप्रेस दिखाया गया है यहाँ पर। दोस्तों, कहानी बड़े ही रोचक अंदाज में लिखी गई है नितिन मिश्रा द्वारा, और बहुत अच्छे से परत दर परत वो कोशिश करते हैं कि किसी के मनोस्थिति को समझा जाए, उभारा जाए ऑडियंस के लिए, रीडर्स के लिए, और यहाँ पे वो काम बहुत बखूबी करते हैं। इस पूरे एपिसोड के दौरान जो फर्स्ट पार्ट में प्ले आउट होता है, वहाँ पर एंट्री होती है एक रहस्यमयी चाइल्ड कैरेक्टर की, जिसका नाम नाग्या है। आई थिंक ये 10 वर्षीय, कुछ एक 10-11 साल की बच्ची है, जो कि उस जंगल में जाती है जहाँ पे नागराज ने अपने आप को आइसोलेट करा हुआ है। वहाँ पर जाके वो कोशिश करती है नागराज की घर वापसी करवाने में, उसको कन्विंस करती है कि आप वापस चलो, महानगर नीड्स यू। क्या नाग्या सफल हो पाएगी नागराज को वापस ले जाने में? क्या नाग्या सफल हो पाएगी अपने मासूम अंदाज से नागराज का हृदय परिवर्तन करने में और उसकी मनोदशा को ठीक करने में? ये नाग्या है कौन, फर्स्ट ऑफ ऑल, और इसके पीछे ये लावारिस इसको जो छोड़ के गए थे 10 वर्ष पूर्व नागराज की देखरेख में, ये है कौन, इसका क्या रिश्ता है नागराज से? ये सब तो बहरहाल इस कॉमिक्स में नहीं बताया गया है। ये सब आई थिंक हम जानेंगे इसके अगले पार्ट्स में। अभी फ़िलहाल रुक कर लेते हैं आर्टवर्क की तरफ। आर्टवर्क की बात करूं दोस्तों, तो यहाँ 2 आर्टिस्ट शामिल हैं। एक अनुपम सिन्हा जी जो कि ऑलरेडी लेजेंड हैं, और दूसरे दिलदीप सिंह जी जो लेजेंड बनने की राह पर चल पड़े हैं। टाइटल कवर से शुरू करूं तो ये दिलदीप जी द्वारा बनाया गया है। बहुत खूबसूरती से अवसादग्रस्त चेहरा नागराज का यहाँ पर हमको देखने को मिलता है, बहुत अच्छे तरीके से बनाया गया है, नीरसता बहुत अच्छे से दिखती है। बाकी अंदर के पेजेस की तरफ चलें तो मेजॉरिटी ऑफ आर्टवर्क आपको देखने को मिलेगा अनुपम सिन्हा जी द्वारा बनाया गया, और लास्ट के ये जो कपल ऑफ पेजेस हैं उस पर दिलदीप सिंह जी की छाप आपको साफ देखने को मिलती है। दोनों ही आर्टिस्ट का अपना एक यूनिक स्टाइल है जो कि काफ़ी पैल्पेबल है। बाकी अगर हम इसके बाकी एस्पेक्ट्स की तरफ देखें कॉमिक्स के, तो मुझे एक जगह लॉजिक का अभाव देखने को मिला, और उसके लिए मैं गंगले ब्रदर्स को ज़िम्मेदार ठहराता हूं, क्योंकि वो इस बात को पॉइंट आउट कर सकते थे। इस फ्रेम में आप देखेंगे तो जब नवजात नाग्या को एक कपल अडॉप्ट करने के लिए लेके जाता है, तो कुछ ही घंटों बाद वो उसको वापस करने नागराज के पास आता है, क्योंकि वो बच्चा उनसे संभल नहीं रहा है। यहीं पर वो एक डायलॉग मारते हैं कि हमने शहर के हर बड़े पीडियाट्रिशियन को दिखा लिया है, लेकिन ये बच्चा संभल नहीं रहा है। अरे भैया, जब कुछ ही घंटों बाद वापस कर रहे हो बच्चे को, तो आपने उसी दौरान शहर के हर बड़े पीडियाट्रिशियन को कैसे दिखा दिया? दूसरा, थोड़ी सी इनकन्सिस्टेंसी दिखी मुझे यहाँ पर। आप देखिए 10 साल की नाग्या का नागराज से वार्तालाप हो रहा है, और वो एक ही सेंटेंस में नागराज को आप और तुम करके संबोधित कर रही है, और ये इनकन्सिस्टेंट संबोधन आगे भी बरकरार रहता है। तो यहाँ पे आई थिंक जो गंगले ब्रदर्स हैं उनका काम सिर्फ स्पीच बलून्स की पोजीशनिंग और जो पेज डिज़ाइन है वहीं तक सीमित नहीं है। अगर डायलॉग्स में लॉजिक का अभाव है या थोड़ी सी इनकन्सिस्टेंसी है तो उसको दिखाया जाना चाहिए। बाकी इंकिंग में भी मुझे बड़े नाम होने के बावजूद काफ़ी जगह इनकन्सिस्टेंसी दिखी, मज़ा नहीं आया। चलिए अब आपको मैं अपने थोड़े से कुछ फेवरेट पैनल्स दिखा दूं जो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आए। ये पेज आप देख सकते हैं, इसका आपने पेंसिलिंग वर्क भी देखा होगा जब नागराज बेबी नाग्या को मूसलाधार बारिश से बचाता है।
और ये पेंसिलिंग वर्क में ये आर्ट ज़्यादा अच्छा लग रहा था। आई डोंट नो व्हाट हैपेंड टू इट आफ्टर इंकिंग। ये होंठ देखिए किस तरह से इंकिंग के द्वारा ख़राब कर दिए गए हैं, और कलरिंग के बाद उतना अच्छा शानदार इफ़ेक्ट नहीं बन पड़ रहा है जितना कि हमने उम्मीद करी थी। बावजूद उसके ये मेरा अच्छा पसंदीदा पैनल है एक। दूसरा, यहाँ पर जब नाग्या को शेर के हमले से बचाता है नागराज, तो ये पैनल भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और आगे हम बढ़ें तो यहाँ पे मुझे एनाटॉमी को लेकर भी थोड़ी सी शिकायत रही, जैसे कि खासकर ये पैनल देखिए, नागराज का अपर जो टॉर्सो है वो काफ़ी बड़ा और लेग पोर्शन काफ़ी छोटा है, तो काफ़ी ख़राब लगा। बाकी ये पेज थोड़ा सा डैमेज लग रहा है, बट इसके लिए कोई भी जिम्मेदार नहीं है सिवाय मेरे, क्योंकि मैं रात को पढ़ते पढ़ते इसके ऊपर सो गया था। विसर्पी का ये वाला पैनल मुझे अच्छा लगा, जहाँ पर वो चिंतित मुद्रा में दिखाई पड़ रही है। तो दीज 3 आर वन ऑफ माई फेवरेट पैनल्स, काफ़ी अच्छा रहा। दोस्तों, साइज़, प्राइस, पेजेस और नॉवेल्टी के बारे में बात करें तो साइज़ तो देखिए इसका स्टैंडर्ड लार्ज साइज़ में अवेलेबल है ये, जो कि राज कॉमिक्स में संजय गुप्ता का एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट बन चुका है। बाकी प्राइसिंग इसका 300 रुपये मूल्य है, जो कि डिस्काउंटेड रेट पर काफ़ी वेबसाइट्स में और सेलर्स के पास अवेलेबल है। 45 पेजेस की इसकी स्टोरी लाइन है, और नॉवेल्टी के रूप में भारती का ये क्यूट सैंडी हमको देखने को मिलता है। यहाँ पे हालांकि भारती स्माइल कर रही है, बट मुझे जाने क्यों ऐसा लग रहा है कि जो बेबी नाग्या है उसके अगर माता पिता का पता यहाँ पर लगा आगे चलकर कहानी में, तो भारती बहुत रोने वाली है। आई डोंट नो व्हाई, बट ऐसा लग रहा है। दोस्तों, वर्डिक्ट की बात अगर मैं करूँ तो ये कहानी बहुत अच्छी है। क्यों? क्योंकि ये लिखी गई है नितिन मिश्रा जी द्वारा, और नितिन मिश्रा जी की खासियत ये है कि वो अपनी कहानियों को न्यू एज ऑडियंस को, न्यू एज रीडर्स को ध्यान में रखकर लिखते हैं। अगर आप पढ़ेंगे उनकी कहानी को तो समझेंगे कि वो इमोशनल लेवल पर किरदारों को कहानी के साथ किस तरह से बुनते हैं, और फिर जो कहानी मूर्त रूप लेकर हमारे सामने आती है वो बहुत बिलीवेबल लगती है। मतलब आप और हम उन किरदारों से, उन कहानियों से अपने आप को रिलेट कर पाते हैं। और आई थिंक जो करंट क्रॉप है रीडर्स की, वो भी काफ़ी मैच्योर हो चुकी है। उनको भी अगर हम कोई सुपर हीरो दिखाएं जो कि अपनी जिम्मेदारी से भाग रहा है, तो वो उसको आउटराइट रिजेक्ट नहीं कर देती हैं। उनको पता है कि उस किरदार में भी कुछ ग्रे एलिमेंट्स हो सकते हैं, एंड इट्स ओके टू बी सो। अगर आप में ग्रे एलिमेंट्स हैं भी तो आपके अपने डाउट्स हो सकते हैं, आपकी अपनी फाइट्स हो सकती हैं लाइफ में, मेंटल बैटल्स भी आप उन्हें कह सकते हैं। तो इट्स ओके टू बी नॉट सो श्योर इन लाइफ एट टाइम्स। तो ये सब चीज़ें अगर आप गौर करें तो आपको बहुत कुछ इमोशनल लेवल पर, एक मैच्योरिटी वाले लेवल पर इस कॉमिक्स में, इस सीरीज़ में देखने को मिलेगा। मुझे आने वाले पार्ट्स का बड़ी बेसब्री से इंतज़ार है, ठीक उसी तरह जिस तरह मेरे फैमिली को मेरे इस रूम से बाहर आने का है। सो दोस्तों, जल्दी चलता हूँ, फ़िलहाल मुझे इजाज़त दीजिए। बहुत जल्दी आपसे मिलूँगा किसी दूसरे वीडियो में। फ़िलहाल चलता हूँ, नमस्कार।